मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना 6। पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। पढ़िए और समझिए। समाचार छपा है, भारत में नई शिक्षा नीति का आरंभ। अब तो रटने की बजाय समझने में जोर दिया जा रहा है। दोस्त, अब तो खेल खेल में पढ़ाई अच्छी लगती है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। उपर्युक्त चित्रों में हुई बातचीत से स्पष्ट है। 1. पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। 2. नमिता पत्र लिख रही है। 3. रवि और अभय बातचीत कर रहे हैं। 4. प्रभा टेलीफोन सुन रही है। पिताजी समाचार पत्र के माध्यम से नई शिक्षा नीति पढ़कर समझ रहे हैं। नमिता लिखकर समझ रही है। रवि और अभय पढ़ाई की बातें बोलकर प्रकट कर रहे हैं तथा प्रभा दूसरे के विचारों को फोन पर सुनकर समझ रही है। अतः स्पष्ट है कि मानव दूसरों के भावों व विचारों को पढ़कर अथवा सुनकर तथा अपने विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। भाषा के रूप। 1. मौखिक भाषा। भाषा का वो रूप जिसमें मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर बात समझता है। उदाहरण के लिए चित्र में नेताजी जनसभा को बोलकर संबोधित कर रहे हैं। 2. लिखित भाषा। व्यक्ति भाषा के जिस रूप द्वारा अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में प्रयुक्त होने वाली भाषा लिखित भाषा होती है। हमें परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखित भाषा में देने पड़ते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और परिवार से सीखता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा हिंदी और बंगाल में जन्मे बच्चे की मातृभाषा बंगाली होगी। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्र के सर्वाधिक लोग करते हैं। इस दृष्टि से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रतीक्षित है। बोली। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। किसी भाषा अथवा उपभाषा के क्षेत्र में कई बोलियां हो सकती हैं, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 1. असमिया। 2. उड़िया। 3. उर्दू। 4. कन्नड़। 5. कश्मीरी। 6. कोंकणी। 7. गुजराती। 8. डोगरी। 9. तमिल। 10. तेलुगु। 11. नेपाली। 12. पंजाबी। 13. बांग्ला। 14. बोडो। 15. मणिपुरी। 16. मराठी। 17. मलयालम। 18. मैथिली। 19. संथाली। 20. संस्कृत। 21. सिंधी। 22. हिंदी। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है, उस लेखन प्रणाली को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, किंतु कुछ भाषाएं भिन्न होने पर भी उनकी लिपि एक हो सकती है। जैसे संस्कृत, हिंदी और मराठी की लिपि देवनागरी है। प्रत्येक भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों के धन को लिपि कहते हैं। व्याकरण। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसके द्वारा ही हम किसी भी भाषा के शब्दों एवं वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों और शुद्ध प्रयोगों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। 1. माताजी खाना बना रहा है। 2. बच्चे विद्यालय गया है। 3. वो ने अपना काम की। 4. किया खेल रहा है। उपर्युक्त वाक्य अशुद्ध है। 1. माताजी खाना बना रही है। 2. बच्चे विद्यालय गए हैं। 3. उसने अपना काम किया। 4. लड़कियां खेल रही हैं।
प्रत्येक भाषा की अपनी शब्द व्यवस्था होती है और प्रत्येक भाषिक व्यवस्था के अपने नियम होते हैं। भाषा की इस व्यवस्था के नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। वो शास्त्र है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के ज्ञान से ही मनुष्य किसी भाषा की प्रकृति को समझकर उसे शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने की क्षमता प्राप्त करता है। इस प्रकार भाषा में शुद्धता और एकरूपता बनाए रखने में व्याकरण बहुत उपयोगी होता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। 1. वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। 2. शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। 3. वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्यों के बारे में विचार किया जाता है।